प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इग्नो के स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम में। मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि इकाई 3 में हमारे जो विषय थे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र इत्यादि सब के बारे में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। सरकारी पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और इन सब को लिखने के नियम क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आशा है आप सब लोगों को वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की हमारी जो वीडियो है उसका विषय होगा टिप्पण और प्रारूपण। ये बात याद रखना कि ये भाग जो है इकाई 3 का ही भाग है। इकाई 3 में हमने जहां औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पढ़े थे उसी का ये भाग है इकाई 3 का। आज का विषय है टिप्पण और प्रारूपण। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा कि टिप्पण क्या होता है और प्रारूपण, जिसे अक्सर मसौदा लेखन भी कहा जाता है, वो क्या होता है। टिप्पण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसके द्वारा टिप्पण किया जाता है, कब किया जाता है और इसका क्या कारण है। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। कार्यालय में, किसी भी सरकारी कार्यालय में या विभाग में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कार्यवाही का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी विभाग में कोई पत्र लिखा है, किसी विभाग के किसी प्रशासनिक अधिकारी को जो पत्र लिखा है, वो आपका पत्र जब उस विभाग में प्राप्त हुआ तो तुरंत उस पर एक कार्यवाही जो है, एक सिलसिला उस पर जो काम करने का है वो शुरू हो जाता है, जो उसके अंतिम रूप से निपटारे तक चलता है। अर्थात जब तक वो समस्या या उस पत्र में जो बात कही गई है उसका निवारण नहीं हो जाता, तब तक वो जो है उस पर कार्यवाही जो है वो निरंतर चलती रहती है। यह कार्यवाही टिप्पण कार्य कहलाती है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएं इत्यादि क्या कहलाती हैं? टिप्पण कहलाती हैं। बिना टिप्पण कार्य के किसी भी पत्र का अंतिम रूप से निपटारा जो है वो संभव नहीं है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जब कोई पत्र विभाग में प्राप्त होता है, विभाग में पहुंचता है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी एक सरकार के द्वारा ड्यूटी निर्धारित की गई है कि किसने क्या काम करना है, तो उस पत्र पर निरंतर जो है वो कार्यवाही शुरू हो जाती है और चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक आपका निर्धारित कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। एक बात और यहाँ और भी है कि अगर एक विषय से संबंधित पहले भी कोई पत्र जो है प्राप्त हो चुके हैं, मान लीजिए आपके मोहल्ले में जो सफाई का उचित प्रबंध नहीं है, आपके मोहल्ले में सफाई का उचित प्रबंध नहीं है, तो इसके लिए नगर निगम में एक पत्र आपने डाल दिया, एक आपके 2 घर छोड़कर पड़ोस वालों ने डाल दिया, उसी मोहल्ले के 2 और लोगों ने डाल दिया, एक साझा पत्र जो है मोहल्ला कमेटी के द्वारा डाल दिया गया। तो पत्र क्या है? पत्र तो अलग अलग हो गए, लेकिन सबका विषय जो है वो एक ही है। तो ऐसे सब पत्रों को एक ही फाइल में संबद्ध कर दिया जाता है। अर्थात ये समस्या जो है वो सबकी समस्या है। तो अलग अलग पत्रों पे कार्यवाही ना करते हुए
सब पत्रों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, क्योंकि समस्या जो है वो सबकी एक जैसी है और उसका निवारण भी जो है वो सबके लिए एक जैसा होगा। ठीक है बेटे। तो पत्र व्यवहार जो है उसका सार भी क्या कहलाता है? टिप्पण कहलाता है। इसके बाद वह कानूनों, नियमों, नीतियों और पूर्व निर्णयों का उल्लेख होता है जिनके अनुसार आवधि पर निर्णय लेना उचित होगा। अंत में उस विषय में जिन मुद्दों पर निर्णय अपेक्षित हो उनकी चर्चा होती है और यदि हो सके तो निर्णय की दिशा का भी संकेत होता है। अंत में सहायक बाईं ओर हस्ताक्षर करता है और फाइल अनुभागी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी प्रश्न पर निर्णय केवल मौखिक चर्चा के बाद ही लिया जा सकता है। कोई भी प्रश्न हो तो उस पर निर्णय जो है वो पहले विचार विमर्श होती है, उस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद ही एक अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाता है। किंतु टिप्पण एक स्थायी रिकॉर्ड होता है जिसे जरूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। फाइल पर हुई टिप्पणी देखकर यह बताया जा सकता है कि कोई निर्णय कब लिया गया और किन परिस्थितियों तथा किन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्णय जो है वो लिया गया। यहाँ पे एक बात और भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि टिप्पण जो है उसमें नियमों का जहां तक हो सके वो उनको स्पष्ट, नियम जो हैं किन नियमों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है या की जानी बनती है, तो उन नियमों को भी साफ और स्पष्ट रूप में बताया जाता है। टिप्पण लेखन के समय कुछ और भी बातें जो हैं उनको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको टिप्पण कर्ता के लिए ध्यान में रखना, अर्थात जो टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है, जो उस पत्र पर, उस फाइल पर टिप्पणी कर रहा है, उसके लिए कौन सी बातें जो हैं वो अति आवश्यक हैं, ध्यान में रखनी आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो है संक्षिप्त। संक्षेप में आपको अपनी बात बतानी है और स्वतः पूर्णता, पूर्ण भी होना चाहिए। अगर बात हम आधी बताएंगे तो समस्या का हल भी आधा ही होगा और ये भी हो सकता है कि अधिकारी के बात जो है वो समझ में ही ना आए, क्योंकि बात हमने पूरी बताई ही नहीं। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण पहले दी थी कि हमारे मोहल्ले में सफाई का उचित प्रबंध नहीं है, इसलिए हम जो है एक पत्र जो है नगर निगम को, नगर परिषद को हम लोग भेज रहे हैं। लेकिन अगर हमने उस पत्र में उस मोहल्ले का नाम ही नहीं लिखा जिस मोहल्ले में हम लोग सफाई का प्रबंध उचित चाहते हैं, या टिप्पणकर्ता ने अपने टिप्पणी में उस मोहल्ले का, उस एरिया के नाम का उल्लेख ही नहीं किया, या क्या कारण है जिन कारणों के कारण वहां पर सफाई नहीं हो रही, तो ऐसी सब बातें जो हैं ये भी एक टिप्पणी जब हम करते हैं टिप्पणकर्ता के लिए अपने ध्यान में रखना आवश्यक है कि वो स्वतः पूर्णता को स्थान दे, अर्थात जो बात वो बताना चाहते हैं वो पूरी तरह से ध्यान में रखकर पूरी तरह से बताए। पत्र के में जो स्थिति सामने रखी गई है या जो प्रश्न उठाया गया है उसका समाधान होना अति आवश्यक है, अतः उसे अपनी टिप्पणी में समाधान अवश्य सुझाना चाहिए, अन्यथा टिप्पणी का कोई फायदा नहीं होगा। यह समाधान आप में पूरा होना चाहिए। संक्षिप्तता, टिप्पणी में बात को संक्षेप में और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी के पास बहुत विस्तृत टिप्पण पढ़ने का समय नहीं होता। अब आपने बात तो छोटी सी है लेकिन उस पर टिप्पणी जो है वो बहुत बड़ी लिख डाली, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके पास समय का अभाव है और इस अभाव के चलते वो टिप्पणी जो है उसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपसे ये आशा की जाती है कि आप जो है टिप्पणी
जो आप बताना चाहते हो उसको संक्षेप में लिखें। अपनी बात को आप संक्षेप में और तार्किक ढंग से, तार्किक अर्थात तर्क दे करके आप अपनी बात को प्रस्तुत करें अपने अधिकारी के समक्ष फाइल में टिप्पण के रूप में। और तार्किक विचार क्रम भी वही बात है। पूरी टिप्पणी में विचार के स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए, यानी पिछला संदर्भ, प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा और भावी कार्यवाही का सुझाव। ध्यान से सुनना, प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा, जो प्रश्न उठाया गया है उसकी चर्चा, और जो आपको लगता है कि जो भावी कार्यवाही इस पर हो सकती है, जो आपको महसूस होता है, जो आपको लगता है, जो आपको लगता है कि ये निर्णय सही है, ऐसा लेने से ये जो समस्या है इसका निवारण तुरंत हो जाएगा, तो वो निर्णय या वो भावी कार्यवाही, उसका सुझाव भी आपने टिप्पण में देना है। और स्पष्टता, स्पष्टता में क्या क्या आ जाता है? एक तो भाषा आपकी सरल और स्पष्ट हो और शुद्ध हो, उसको अच्छे से पढ़ा जा सके। अब ऐसा ना हो कि आपने टिप्पण तो बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन भाषा आपकी ऐसी है, लिखावट ऐसी है कि वो समझ ही नहीं आ रही या वो सरल और संयत नहीं है। तो भाषा का स्पष्ट, सरल और संयत होना जो है वो आवश्यक है। उसमें किसी भी तरह की भ्रांति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना ही अर्थ की कोई दुविधा होनी चाहिए। ऐसा टिप्पण लिखते समय स्पष्टता जो है वो अति आवश्यक है। इसके बाद कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं। टिप्पण में किसी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ऐसा लगेगा कि टिप्पणी करने वाला व्यक्ति या टिप्पण करने वाला जो व्यक्ति है उसका इसमें कोई ना कोई अपना स्वार्थ जो है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो निहित है, और ऐसा टिप्पण में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें निष्पक्ष भाव से सभी तथ्य और दृष्टिकोण जो हमारे हैं उन्हीं को हमने प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, ये था टिप्पण। ये मैंने आपको जो बताया, ये सब हमने विशेष बातें हमने कब ध्यान में रखनी है? जब हम किसी फाइल पर टिप्पण कर रहे हैं, अर्थात अपनी टिप्पणी दे रहे हैं किसी बात के लिए, किसी समस्या के लिए, किसी विचार के लिए। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे मसौदा लेखन या प्रारूपण हम किसे कहते हैं, क्या होता है। आइए अब चर्चा करते हैं प्रारूपण पे। तो प्रारूपण क्या होता है? अगर मैं आप लोगों को सरल शब्दों में बताऊं, सरल शब्दों में अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो टिप्पण तो वो हो गया जब हमने किसी विभाग को पत्र भेजा और हमारे भेजे हुए पत्र पर क्या कार्यवाही की गई, उस पत्र पर क्या निर्णय लिया गया, उसके बारे में जब हमको सूचना दी जाती है, हमारे पास पत्र भेजा जाता है विभाग के द्वारा। पहले हमने विभाग के पास भेजा था, अब विभाग ने उस पर क्या निर्णय लिया, उस पर क्या कार्यवाही की, वो उत्तर स्वरूप वो उन्होंने पत्र जो है हमको भेजा। इसे हम क्या कहेंगे? प्रारूपण। कार्यालय में अधिकारी जब पत्र के विषय में निर्णय ले लेता है, अब हमने जो पत्र भेजा था कार्यालय को, उसमें जो समर्थ अधिकारी था उसने उस पत्र पर के विषय पर जो निर्णय लिया, पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या व्यक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रारूपण। उत्तर में भेजे जाने वाले पत्र का कच्चा या अंतिम रूप तैयार किया जाता है, इसे पत्र का मसौदा या प्रारूप कहते हैं। इस तरह जब किसी आवती पर टिप्पण कार्य पूरा हो जाता है तो टिप्पण में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तर का प्रारूप या मसौदा जो है वो तैयार किया जाता है।
सहायक यह प्रारूप तैयार करके अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है और वह अनुभाग अधिकारी उसमें जरूरी परिवर्तन संबंधित अधिकारी को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी यह आवश्यक समझता है कि उस मसौदे में कुछ परिवर्तन संशोधन की जरूरत है, तो वह या तो परिवर्तन स्वयं कर देता है या उसका क्या कर देता है, उसका सुझाव देता है कि ऐसा हो सकता है, और सहायक फिर से मसौदा तैयार करके प्रस्तुत करता है। अधिकारी उस मसौदे पत्र पर अपनी मंजूरी देता है, फिर पत्र की स्वच्छ प्रति अंतिम रूप से तैयार करके अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर किसको, आपको भेज दी जाती है। इस तरह टिप्पण और प्रारूपण जो है वो दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से आपस में संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला टिप्पण होगा प्रारूपण नहीं होगा, या केवल प्रारूपण होगा टिप्पण नहीं होगा। तो दोनों जो हैं वो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के साथ संबंध हैं। पत्र जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होना है वह अधिकारी पत्र के मसौदे को अपने ऊपर के अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। प्रारूपण में भी कुछ बातें टिप्पण की तरह ध्यान रखने योग्य होती हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रारूपण के समय भी ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात और विशेष बात क्या है? प्रारूपण में दी गई पत्र संख्या, प्रारूपण में जो पत्र संख्या दी गई है उसकी दिनांक, उसका उद्धरण और उसके सभी संदर्भ जो हैं वो सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। और दूसरी बात, कोई जरूरी सूचना जो है, संदर्भ आदि वो छूट ना जाए, उत्तर अधूरा ना रह जाए, हमें इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। सभी अपेक्षित बातों का उल्लेख जो है वो स्पष्ट और सहज भाषा में होना चाहिए। पहले भी टिप्पण में भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि भाषा जो है वो सहज, सरल और स्पष्ट हो, और प्रारूपण में भी ऐसी आशा की जाती है कि भाषा जो है वो सरल, स्पष्ट और पढ़े जाने योग्य हो। आवश्यक विस्तार, भाषा में किसी प्रकार का आवश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। केवल जो बात हम बताना चाहते हैं या जो बात बतानी आवश्यक है केवल उसी पर चर्चा की जानी चाहिए। अनावश्यक बातों को उसमें स्थान नहीं दिया जाएगा। प्रारूप की एक निश्चित और मान्य शैली तथा रूप भी होता है जो व्यवहारिक परंपरा से स्वीकृत होता है। उसमें अकारण परिवर्तन करना उपयुक्त जो है वो नहीं होता। आइए अब हम थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं कि प्रारूपण जो है या प्रारूप जो है वो तैयार कैसे करना है। कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ पत्र बाहर से आए पत्रों के उत्तर के रूप में लिखे जाते हैं और कुछ कार्यालय के भीतर के विभिन्न विभागों में कामकाज जो चलाना है उसके लिए लिखे जाते हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए लिखे जाने वाले पत्रों का प्रारूप जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी के अनुसार जिस प्रकार का पत्र है उसी के अनुसार उसका प्रारूप जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ हम क्या करेंगे, हमें जैसा पत्र प्राप्त हुआ है, जिस समस्या से जुड़ा हुआ हमें पत्र प्राप्त हुआ है, हम वैसा ही उसका समाधान ढूंढेंगे, उसका प्रारूपण जो है वो बनाएंगे। उसके बाद सामान्य पद्धति, क्या सामान्य पद्धति है, क्या नियम है, उन सब नियमों का, उस पद्धति का हम प्रयोग करेंगे। उसी पद्धति पर चलते हुए हम प्रारूपण को आगे बढ़ाएंगे। तो जो सरकारी पत्र हैं उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो शीर्षक जो है
शीर्षक देना हमारे लिए अति आवश्यक है। सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? शीर्षक लिखा जाता है, जिसमें कुछ बातें जो हैं विशेष होती हैं जिसका ध्यान रखा जाता है। पहली ऐसी क्या बात है कि सबसे पहले तो पत्र की संख्या, पहली पंक्ति में हम क्या देंगे? पत्र संख्या। और दूसरी पंक्ति में वहां पर भारत सरकार लिखा जाता है। उससे अगली पंक्ति में कार्यालय या मंत्रालय या विभाग, जिससे संबंधित विभाग से वो जाना है या जिससे संबंधित विभाग से वो जुड़ा हुआ है, उस विभाग का, उस मंत्रालय का नाम। अगली पंक्ति में फिर क्या होगा? प्रेषक का नाम। और फिर उससे अगली पंक्ति में पद नाम तथा भारत सरकार के कार्यालय का नाम जो है वो लिखा जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि पत्र का जो शीर्षक है वो बनाया जाता है। अब जो स्थान और दिनांक हैं, स्थान आ गया, कौन सा स्थान है? पटियाला है, पंजाब है, अमृतसर है, दिल्ली है, लुधियाना है, जालंधर है, छत्तीसगढ़ है, अम्बाला है। जो स्थान है और जो दिनांक है, दोनों एक साथ दाईं और पत्र के ऊपरी कोने में लिखे जाते हैं। फिर दोहराता हूं बेटे, स्थान और तारीख या दिनांक जिसे हम कहते हैं, दोनों क्या किए जाते हैं? एक साथ दाईं और पत्र के ऊपरी कोने में, पत्र के दाईं और ऊपरी कोने में लिखे जाते हैं। उसके बाद, ये तो हमारी बात थी शीर्षक की, उसके बाद बात करते हैं विषय की। पत्र का वास्तविक अंश लिखने से पहले संबोधन से पूर्व विषय शीर्षक से उसके विषय का संक्षिप्त संकेत ऊपर ही दे दिया जाता है। इससे पढ़ने वाले को क्या होता है? पढ़ने वाले को क्या होता है? समय की बचत होती है। अब उसको वो पूरा कंटेंट जो है, पूरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो केवल विषय पढ़कर ही ये जान लेगा कि ये जो पत्र है या ये जो प्रारूपण है ये किस चीज से, किस विषय के साथ, किस समस्या के साथ वो संबंधित है। अर्थात विषय का ज्ञान जो है वो पत्र पढ़ने से पूर्व अधिकारी को हो जाएगा। तो उसके बाद और क्या है? और किन बातें हैं, कौन सी बातें हैं? उसके बाद है संबोधन। सरकारी पत्रों में संबोधन के रूप में महोदय या महोदया, माननीय महोदय या श्रीमान इत्यादि का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी अनौपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्रों में क्या था कि हम आदरणीय, माननीय, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, तो ऐसे शब्दों का हम, प्रिय शब्द का हम प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ जो सरकारी पत्र हैं वहाँ पे श्रीमान जी, श्रीमती जी, महोदया, तो ऐसे शब्दों के, माननीय महोदया, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं सरकारी पत्राचार में। पत्र का मुख्य भाग, पत्र के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है वह इसी भाग में आता है। जो हम बात कहना चाहते हैं, जो हमारे पत्र का मुख्य भाग है, मुख्य जो स्थान है श्रीमान और श्रीमती के बाद जो निर्धारित किया गया है विषय के साथ, हम लोग उसको जोड़ते हैं और विषय में जो हमने बात अपने संक्षिप्त रूप में कही है यहाँ हम पूरी डिटेल में अपनी बात को कहते हैं। लेकिन भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। फिर स्वनिर्देश। सरकारी पत्राचार जो हैं उन सभी पत्रों में स्वनिर्देश के एक ढंग के नहीं होते। यद्यपि स्वनिर्देश के रूप में अक्सर भवदीय और भवदीया शब्द का प्रयोग होता है, किंतु अर्ध सरकारी पत्रों में आपका और आपकी भी प्रयुक्त होता है। तो कहीं कहीं हम लोग जो अर्ध सरकारी विभाग हैं, अर्ध सरकारी पत्रों में हम आपका और आपकी का भी प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग है जो हम कर सकते हैं। उसके नीचे फिर वही कि प्रेषक के जो हैं वो हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में, कोष्ठक ब्रैकेट्स
ठीक है, ब्रैकेट्स में, कोष्ठक में उसका नाम लिखा जाता है, उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है। तो ये सब बातें जो हैं इनका सरकारी पत्रों में ध्यान रखा जाता है। यदि पत्र के साथ कोई अन्य कागज हम लोग लगाना चाहते हैं प्रूफ के रूप में, तो कागजात या पत्रों की प्रतियां भेजी जा रही हैं तो उनका उल्लेख हस्ताक्षर की सीध में बाईं ओर किया जाता है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं? संलग्न पत्र, अर्थात इसके साथ जो लगे हुए हैं, इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध इसके साथ है। उसके बाद पृष्ठांकन। यदि पत्र की प्रतिलिपि किसी अन्य अधिकारी को भेजना अपेक्षित हो तो उसका उल्लेख भी बाईं और नीचे से शुरू होकर प्रायः पूरी पंक्ति में किया जाता है। तो ये कुछ बातें थीं जो टिप्पण और प्रारूपण से जुड़ी हुई थी। तो हमारी जो इकाई 3 है वो अब समाप्त हो चुकी है। आशा है आप लोग ध्यान से इसको पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद।